गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर मुकुल भंगराज, असिस्टेंट प्रोफेसर द ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज फॉर वुमेन, असिस्टेंट प्रोफेसर। मैं आज सब्जेक्ट है मैनेजमेंट प्रिंसिपल एप्लीकेशन, जिसमें मेरा टॉपिक है मीनिंग, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टाफिंग। नियुक्ति का अर्थ, उसकी परिभाषाएं और उसकी क्या विशेषताएं हैं। प्रबंध के अंतर्गत जो प्रबंध का कार्य है, उसमें सबसे पहला कार्य जो है नियोजन है। और नियोजन जो है प्रबंध का सबसे पहला मुख्य कार्य है। नियोजन कर लेने के बाद में हम उसका प्रबंध से संबंधित उसकी सफलता के लिए, कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए हम संगठन का ढांचा को तैयार करते हैं। और जब संगठन का ढांचा तैयार हो जाता है, कहने का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, वह प्रबंध का दूसरा मुख्य कार्य के अंतर्गत आता है। और तीसरा जो कार्य है वह नियुक्ति से संबंधित, स्टाफिंग से संबंधित है। क्योंकि बिना नियुक्ति किए कोई भी काम जो है वो संभव नहीं है। क्योंकि नियुक्ति का मतलब ही है कर्मचारियों को कार्य के अनुरूप उनका बहाली करना, उनकी योग्यताओं को देकर को कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए उनको वहाँ पर रखना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि संगठन के अंतर्गत संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु विभिन्न पद जो है स्थापित किए जाते हैं। और नियुक्ति जो है वह उन जो भी पद संगठन में है, तो उन सभी पदों में कर्मचारियों को उनकी योग्यता के अनुसार से उसमें डाल दिया जाता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि योग्य व्यक्तियों को पदों पर लगाना और उनको पदों पर बनाए रखना प्रबंध का तीसरा कार्य नियुक्तियों के अंतर्गत में आता है। अब हम देखेंगे कि इसका अर्थ क्या है। मीनिंग ऑफ स्टाफिंग, नियुक्तिकरण का अभिप्राय। नियुक्तिकरण का तात्पर्य है संगठन में जितने भी विभिन्न पद हैं, तो पदों के महत्व के अनुसार, इम्पोर्टेंस जो पोस्ट है उनके अनुसार से योग्य व्यक्तियों को नियुक्त करने से है। अर्थात अधिक महत्वपूर्ण पदों पर जो अधिक योग्य है, उसके लायक जो व्यक्ति काम कर सकते हैं, तो उन व्यक्तियों को लगाया जाता है। और कम महत्वपूर्ण जो पद होते हैं, तो उसी पद के अनुसार से ही, अर्थात कि जो अधिक महत्वपूर्ण पद हैं, तो उनकी तुलना में कम योग्य व्यक्तियों को ही काम में लगाया जाता है। इस तरह से हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि पद और व्यक्तियों दोनों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए की जाने वाली सभी क्रियाओं को नियुक्ति के अंतर्गत हम रखते हैं। इनमें मुख्य क्रियाएं जो हैं इस प्रकार से होती हैं। पहला भर्ती, रिक्रूटमेंट। दूसरा सिलेक्शन, चयन। तीसरा प्रशिक्षण, ट्रेनिंग। चौथा प्रमोशन, पदोन्नति। पांचवा स्थानांतरण, ट्रांसफर। तो इस तरह से हम नियुक्ति के अंतर्गत ये 5 जो क्रियाएं हैं, ये क्रियाओं को हम उसमें शामिल करते हैं जिससे कि वह नियुक्ति के अंतर्गत में आता है। अब हम देखें कि इसकी परिभाषा क्या है। विभिन्न विद्वानों ने इसके संदर्भ में अपने अपने विचारों को अपने शब्दों के रूप में इस प्रकार से दिया है। नंबर 1, थियो हेमन, इनके अनुसार नियुक्ति कार्य प्रबंधों की भर्ती, चयन, विकास, प्रशिक्षण एवं क्षतिपूर्ति से संबंध रखता है। द स्टाफिंग फंक्शन pertains to the recruitment, selection, development, training and compensation of subordinate managers। दूसरा जो परिभाषा दी गई है वह है वेहरीज एंड कुंज के अनुसार से। तो उनके अनुसार उनका ये कहना है कि प्रबंधकीय कार्य नियुक्तियों के अंतर्गत संगठनात्मक ढांचे में विभिन्न पदों को भरना और उन्हें भरे रहने देना सम्मिलित है। द मैनेजरियल फंक्शन ऑफ स्टाफिंग इन्वॉल्व्स द फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो ये जो परिभाषा इन दोनों के द्वारा दिया गया है, इन
के विचारों से, इन परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि कर्मचारी नियुक्ति प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है और इसके अंतर्गत संगठन में जितने भी विभिन्न पद हैं तो विभिन्न पदों पर व्यक्तियों को उनकी योग्यता के अनुसार से लगाई जाती है और इससे भी जरूरी बात यह है कि उन्हें पदों पर एक लंबे समय तक बनाए रखने का भी प्रयास किया जाता है। अब हम इसके देखेंगे कि इसकी क्या विशेषताएं हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टाफिंग, इसकी निम्नलिखित विषय है। पहला यह है मनुष्य से संबंध, रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग। कर्मचारी नियुक्ति कार्य की प्रथम विशेषता यह है कि इसका मनुष्यों से ज्यादा संबंध होता है, मनुष्यों से संबंध होता है, अर्थात नियोजन एवं संगठन की भांति या कोई पेपर वर्क नहीं होता है, बल्कि योग्य व्यक्तियों को संगठन में विभिन्न पदों पर लगाना होता है। नियोजन में यह लिख दिया जाता है कि क्या, कब, कैसे तथा किसके द्वारा किया जाना है। इसी प्रकार संगठन में भी संगठन ढांचा के चार्ट को बना लिया जाता है, लेकिन इनके विपरीत कर्मचारी नियुक्ति के अंतर्गत मात्र कागजी कार्य न करते हुए पदों के महत्व को ध्यान में रखते हुए विभिन्न व्यक्तियों का चयन किया जाता है और उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है और इस कार्य को पूरा करने के लिए की जाने वाली सभी क्रियाओं का संबंध जो है मनुष्यों के साथ होता है। चाहे इस तरह से हम देखते हैं कि जो हम नियुक्ति के अंतर्गत 5 प्रक्रियाओं को होकर के 5 प्रक्रियाओं को हम नियुक्ति में संबंध रखते हैं, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्रमोशन, ट्रांसफर, तो ये सभी जो है आदि का भी इसी में जुड़ा हुआ रहता है। तो इस तरह से देखते हैं कि इनमें पांचों में इन मनुष्य अर्थात कि कर्मचारी वर्ग ही होते हैं, तो कर्मचारी वर्ग या जो भी काम करने वाले अधिकारीगण होते हैं, तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये पांचों में मनुष्य होते हैं और इनका संबंध जो है मनुष्यों से ही होता है। दूसरा है एक पृथक प्रबंधकीय कार्य, ए सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन। कर्मचारी नियुक्ति कार्य में इसकी दूसरी विशेषता यह है कि इसका एक पृथक प्रबंधकीय कार्य होता है। पृथक प्रबंधकीय कार्य होने का मतलब ये है कि यह किसी मुख्य कार्य का अंग न हो करके स्वयं एक मुख्य कार्य होता है। जिस प्रकार नियोजन और संगठन में हम देखे हैं कि इनके अंतर्गत ये जो कार्य होते हैं प्रबंधन की सहायता के लिए किए जाते हैं, उसी तरह से नियंत्रण भी आपका नियुक्तिकरण भी प्रबंध के लिए एक मुख्य कार्य के रूप में होता है। इस तरह से इसी श्रेणी में नियुक्ति कार्य को भी हम सम्मिलित करते हैं। इस तरह से देखते हैं कि अनेक शोधकर्ताओं के आधार पर भी यह स्वीकार किया जाता है कि यह एक अलग से महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्य है। तीसरा है सभी प्रबंधकीय स्तरों पर आवश्यक, एसेंशियल एट ऑल मैनेजरियल लेवल्स। कर्मचारी नियुक्ति कार्य की आवश्यकता सभी प्रबंधकीय स्तरों पर होती है, जैसे कि संचालक मंडल, मुख्य प्रबंधक अथवा जनरल मैनेजर की नियुक्ति करके अपने कर्मचारी नियुक्ति कार्य को पूर्ण करता है। मुख्य प्रबंधक विभागीय प्रबंधकों की नियुक्ति करके इसे संपन्न करता है तथा विभागीय प्रबंधक अपने अधीनस्थों को नियुक्ति करके इस कार्य को पूरा करते हैं। इस तरह से यह स्पष्ट है कि अलग से सेवी वर्गीय विभाग अर्थात कि पर्सनल डिपार्टमेंट की स्थापना करने से अन्य प्राध्यापकों को भी इस कार्य में मुक्ति नहीं मिलती है। इस विभाग की स्थापना का उद्देश्य केवल प्रबंधकों को उनके कर्मचारी नियुक्ति कार्य को संपन्न करने में सहायता प्रदान करना है और सहयोग प्रदान करना है, जबकि कर्मचारी नियुक्ति का अंतिम दायित्व सभी विभिन्न प्रबंधकों का ही रहता है। चौथा है सामाजिक दायित्वों से संबंध, रिलेटेड टू सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। जैसा कि स्पष्ट है कि कर्मचारी नियुक्ति का संबंध मनुष्यों से है और मनुष्य चूंकि एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के कारण इसका कार्य जो हो जाता है, इसका दायित्व होता है कि सामाजिक दायित्व को पूरा करना, अर्थात कि उनके ऊपर में सामाजिक दायित्व उत्पन्न होता है। सामाजिक दायित्व को पूरा करने के लिए प्रबंधकों को ये चाहिए कि इसके अंतर्गत भर्ती, चयन, पदोन्नति आदि जितने भी क्रियाएं हो तो वह निष्पक्ष रूप से हों।
इसके बाद पांचवा है आंतरिक एवं बाह्य वातावरण का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। कर्मचारी नियुक्ति कार्य निष्पादन पर संस्था के आंतरिक और बाहरी वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। संस्था के आंतरिक वातावरण में संस्था के कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न नीतियों को भी सम्मिलित किया जाता है, जैसे पदोन्नति नीति, प्रमोशन पॉलिसीज, पदोन्नति नीति, डिमोशन पॉलिसीज, स्थानांतरण नीति, ट्रांसफर पॉलिसी आदि। यदि संस्था की नीति है कि खाली पदों को पदोन्नति द्वारा भरा जाएगा तो उच्च पदों पर पहुंचने का अवसर संस्था में रहने पहले से ही काम करे कर्मचारियों को प्राप्त होगा और बाहरी व्यक्तियों को केवल निम्न स्तरीय पदों पर ही नियुक्त किया जाएगा। इस प्रकार संस्था की आंतरिक नीति का नियुक्ति कार्य पर भी प्रभाव पड़ेगा। संस्था को बाहर से प्रभावित करने वाले वातावरण में सरकारी नीतियों, शैक्षणिक वातावरण को भी सम्मिलित किया जाता है। सरकारी नीति यह बतलाती है या हो सकती है कि किसी विशेष संस्था में कर्मचारियों को रोजगार कार्यालय के माध्यम से लिया जाए या वो अपना जो भी अपना नियुक्ति से संबंधित अपना प्रोग्राम बनती है तो उन्हीं के माध्यम से उनको लिया जाए। शैक्षणिक संस्थाएं विशेष प्रशिक्षण शिविर लगाकर भी संस्था के कर्मचारियों के विकास में सहयोग दे सकती है। इस प्रकार बाहरी वातावरण का भी नियुक्ति के कार्य पर प्रभाव पड़ता है।